हेलो माय डियर एपीआर एस्पिरेंट्स, मैं हरिशंकर सोनी आपका मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी एक तरीके से आंसर की कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एपीआरओ के अंदर वो उनके आंसर क्या है। ठीक है, और उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिसका भी एग्ज़ाम ठीक तरीके से गया है वो ये टेंशन ना ले कि अब कट ऑफ क्या जाएगी, मेरा होगा कि नहीं होगा। एक अगर आपका मतलब अच्छा एग्ज़ाम चला गया है तो पहले आप उसे सेलिब्रेट कीजिए। ये एक बड़ी बात होती है कि अगर आपने किसी पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, ठीक है, आपको अभी देने के बाद कॉन्फिडेंस रह रहा हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मुझे समझ आ रहे थे, उसके जो ऑप्शन है वो भी मुझे लगे कि यह सही हो सकता है। तो इस तरह की फीलिंग आपके अंदर है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, ना कि इस चीज़ की हम टेंशन में रहें, बहुत टेंशन में रहें कि पता नहीं अब कट ऑफ क्या जाएगी, इजी हुआ है तो सबके लिए इजी हुआ है, बहुत हाई जाएगी। ये सब हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा एग्ज़ाम चला गया है तो उसे आप सेलिब्रेट कीजिए और खुशी मनाइए इस चीज़ की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम अपनी जगह है, सिलेक्शन अपनी जगह है। एग्ज़ाम अच्छा देना अपने आप में एक बड़ी बात होनी चाहिए, खुद को अच्छा फील करवाइए। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आप लोगों ने मीडिया एग्ज़ाम्स को इतनी बड़ी जो सफलता दिलाई है, क्योंकि हमने जिस तरीके से पढ़ाया था, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपके पेपर में पूछी गई है। जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर था, रट्टा नहीं मार रहा था, ठीक है, बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर जिसका भी फोकस था, उसका जो एग्ज़ाम है ज़रूर निकला है। ठीक है, इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि आप जो है यूजीसी नेट की किताबों को खंगालें, इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि उसी के 10-10 हज़ार क्वेश्चन आप देखें। बस जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, बस ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस था इतना ही था। और इस पर जिसने अच्छे से कवर करके प्रैक्टिस की और सही तरीके से जो क्वेश्चन पेपर को है अटेम्प्ट किया, ठीक है, वो अगर चीज़ थी तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा गया है। और आज ही मैंने सुबह जब आपका एग्ज़ाम था तो एक मैसेज मैंने सबको दिया था कि जब आप किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करते हैं। ठीक है, इसलिए खुद पर भी भरोसा सावधानी के साथ में करना। ठीक है, ये मैं कहना चाहता था आपसे कि खुद पर भी भरोसा सावधानी के साथ करना, लेकिन भरोसा करना ज़रूर। ठीक है, भरोसा करना भी है और वो भी सावधानी के साथ में। ठीक है, एक होती है लापरवाही के साथ में भरोसा, अरे ये तो यही होता है, ये होती है लापरवाही। ठीक है, सावधानी के साथ खुद पर भरोसा ये होता है कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है, ये नहीं हो सकता है, डेफिनेटली ये वाला नहीं होगा, मेरी समझ कहती है कि ये वाला ट्रांसलेशन इसका ये होगा, इसका फैक्ट ये होगा, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, तो अपने आप पर भरोसा, लेकिन लापरवाही के साथ में नहीं, सावधानी के साथ में किया जाना चाहिए। तो वो अगर आपने फॉलो की थी मेरी बात, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम और अच्छा गया होगा। बाकी किसी का भी एग्ज़ाम निकलता है तो मैं यही कहता हूँ कि उसका अपने दम पर निकलता है। ठीक है, इसलिए ये क्रेडिट ले लेना कि किसी का भी सिलेक्शन हो तो मेरी वजह से या मीडिया एग्ज़ाम की वजह से सिलेक्शन हुआ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपने जो है हमें एक सफलता दी है ये कह के कि हमारा जो कंटेंट है आपके लिए काम आया है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है, इसमें सेट देख लेना, मैंने सेट नहीं देखा है, किसी ने मुझे भेजा तो उसी के हिसाब से पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आंसर की में मैं सेट लिख दूंगा जिसकी भी आंसर की जैसे है। तो पहले मेरे पास मीडिया के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन लगातार मीडिया के है। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड फॉर कॉपी राइटिंग इन एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन में कॉपी राइटिंग के लिए निम्नलिखित में से, देखिए विज्ञापन में कॉपी राइटिंग के लिए डेफिनेटली अगर आपने पेंसिल का यूज़ किया होगा तो और अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये विज्ञापन की बात नहीं कर रहा है, विज्ञापन में कॉपीराइट की बात कर रहा है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, तो विज्ञापन में कॉपी राइटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए कॉपी राइटिंग के लिए। ठीक है, कि एलेबरेट करें चीज़ों को, मतलब बहुत ही विस्तार में बताएं, ऐसा किया जाना चाहिए, असत्य कथन लिख दें, ऐसा करें। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस, ठीक है, इसको हासिल करें, ऐसा नहीं है। देखिए विज्ञापन में ज़रूर है कि आप चीज़ों को एलेबरेट करें, ठीक है, टारगेट ऑडियंस को जो है ज़रूर आप पहले से तय कर लें। ठीक है, लेकिन यूज जार्गन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप जो हैं अब कॉपीराइट के लिए उसको दे सकते हैं। ठीक है, समझते हैं ना, एक आपका लोगो होता है, पेटेंट होता है, वाक्य होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उस
मतलब जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो उसकी आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस को हासिल करना, उसकी कोई कॉपी राइटिंग नहीं होती, ठीक है। चीज़ों को एलिब्रेट करना, गलत लिख देना, तो ए बी सी काफ़ी इररिलेवेंट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। डायरेक्टली डी इसका आंसर जो है सीधे तौर पे आपको नज़र आ जाना चाहिए था। तो पहले का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि प्रेस विज्ञप्ति के लिए, प्रेस रिलीज के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन पूछ रहा है सेकंड में। तो आधिकारिक बयान होता है, हाँ ठीक है। प्रेस को जानकारी जारी करता है, प्रेस रिलीज का काम यही है, ठीक है। और तथ्यात्मक और स्पष्ट होना चाहिए प्रेस रिलीज जो आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो सेकंड का डी आंसर सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ध्यान रखिए, प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफरेंस आपको एग्जाम के समय पता होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि आगे एक 25 नंबर क्वेश्चन मेरे सेट में उसी तरह का क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला, जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूछ रहा है, पहले प्रेस रिलीज का पूछा है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूछ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, ठीक है, उनको बुलाएं, बिल्कुल करना ही पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक नोट तैयार कर लें उस विषय पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ए और बी को मिलाकर सी में लिख दिया है, तो ए और बी दोनों सही है और उसको सी में लिखा है, तो बिल्कुल सी तो अपने आप में फिर सही होना ही चाहिए। डी में इररिलेवेंट बात लिखी है कि सुबह जल्दी बुलाएं, ठीक है। भाई सुबह जल्दी बुलाने का क्या तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है, इररिलेवेंट ऑप्शन है। तो सी इसका सबसे सही ऑप्शन था। तो थर्ड का जो है सी हो गया, ठीक है। इन पीआर द वर्ड लोबिंग, लोबिंग का मतलब क्या होता है? तो एक देखिए, पीआर में लोबिंग अलग हो जाती है, पॉलिटिक्स में लोबिंग थोड़ी अलग हो जाती है। लोबिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मामला सेट करना, ठीक है। आप मान लो कि इस तरीके से सेट करते हो कि किसी के साथ चीटिंग करनी है, ठीक है। अरे वो तुमको ऐसे कहना तो तुम उसको वैसे कह देना, ठीक है। तुम ऐसे कर लेना, तुम वैसे कर लेना, एक मामला पहले से सेट हो जाता है। लोबिंग एक तरीके की अनएथिकल प्लानिंग टाइप जैसा होता है, ठीक है। एथिकल भी हो सकती है लोबिंग, लेकिन अनएथिकली होती है मोस्टली, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। बाकी पीआर में जो लोबिंग है उसकी बात करें तो देखिए, निजी व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों से संबंधित है। तो संबंधित होने से इसका अर्थ नहीं निकलता है ना, ये पूछ रहा है कि किसको, ठीक है। संबंधित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इससे क्या मतलब है? इमेज मैनेजमेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़, ठीक है, नहीं, इमेज मैनेजमेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़ ये नहीं है। सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत, हाँ, लॉबिंग एक तरीके से बातचीत को संबोधित करती है, मामला सेट कर लिया भाई, ठीक है, कि हम आपको इस समय ये देंगे, आप उस समय ये प्रचारित कर देना, ये चीज़ें ऐसे होगी। तो ये लॉबिंग एक प्रक्रिया है, एक प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये सी एक आंसर आपका निकल के आ रहा है। डी का भी कोई मतलब इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ का जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है। सोशल मीडिया नया जनसंपर्क क्यों है? सोशल मीडिया इज़ ए न्यू पब्लिक रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है कम आती है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें लगभग चीज़ें जब आप पुट करते हो तो बहुत तेज़ी से वायरल होती है, ठीक है, ये भी इसका गुण है। ए और बी वापस इसको मिला के सी में लिख दिया है, ठीक है। तो ये 5वें का सी हो गया, ठीक है। और डिजिटल पीआर विशेषज्ञों द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो ए बी सी बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 6 का जो है डी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से न्यू मीडिया में शामिल है? न्यू मीडिया में कौन सी चीज़ें हैं? पॉडकास्टिंग है, ब्लॉगिंग है, न्यूज़पेपर, बहुत पॉडकास्टिंग, ब्लॉगिंग, ठीक है। तो ए और बी को डी में लिख दिया है। तो सी न्यूज़पेपर नहीं है ना न्यू मीडिया के अंदर, ठीक है। फॉलोइंग इज इंक्लूडेड पूछा है कि कौन सा है, तो ए और बी है, और ए और बी डी के अंदर भी लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन 7th का सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चन तो फ्री के नंबर थे, ये तो टिक करके आना है, फ्री में नंबर लेने, इतना सही था, ठीक है। 8वां क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कौन एपीआरओ बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले हिंदी में पढ़ता हूँ। प्रेस या मीडिया संबंधों के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त किया जाता है, अंडरलाइन कीजिए, मुफ्त में प्राप्त करने वाली चीज है, ठीक है। किसके द्वारा प्रेस और मीडिया संबंधों के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब आपके लिए प्रेस और मीडिया उसे मुफ्त में चलाती है, विज्ञापन चला देगी,
नहीं चलाएगी। प्रचार कर देगी, नहीं करेगी। विज्ञापन और प्रचार दोनों कर देगी, नहीं करेगी। जनसंपर्क कर सकती है क्या फ्री में? बिल्कुल कर सकती है। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है, समाज के लिए कुछ करते हैं, अंबानी है, अडानी है, किसी ने कुछ किया कि वेलफेयर के लिए कुछ किया, ठीक है, तो जो खबर है वो चलेगी कि ये इतने करोड़ रुपए दान किए हैं, ये बनाया है, ये किया है, तो उसका जो है जनसंपर्क होगा, उसका पीआर का काम होगा। तो पीआर एक तरीके से फ्री में संभव है, ठीक है, और होता भी है, ठीक है। तो पीआर फ्री में भी हो सकता है। कोई मीडिया एजेंसी जो है आपके लिए, मीडिया हाउसेस जो है आपके लिए फ्री में कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मीडिया हाउसेस आपका प्रचार और आपका जो विज्ञापन है फ्री में नहीं करेगी, ठीक है। तो 8th का जो है बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पीआर? पीआर के लिए कौन सा सही वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। पीआर पत्रकारों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पीआर प्रिंट मीडिया पर बहुत अधिक निर्भर है। पीआर एक तरफा संचार है, ठीक है। और पीआर लक्षित दर्शकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। तो बहुत अधिक ये शब्द लिखते ही जो है बात गलत हो जाती है, ठीक है। तो ए और बी गलत हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। किसी का प्रचार भी एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आप पीआर जो होता है ना, वन वे टू वे दोनों हो सकता है, ठीक है। कुछ पीआर की एक्टिविटीज़ वन वे होती है, कुछ पीआर की एक्टिविटीज़ टू वे होती है। जैसे कि अगर आप किसी तरह के अभियान को चला रहे हो, अब अभियान में घर घर जाकर लोगों को सूचित करना है, ठीक है, इसी तरह से तो होते हैं अभियान, ठीक है, तो वो टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो एडवर्टाइजमेंट जो है, मार्केटिंग जो है, आप कह सकते हो कि वन वे कम्युनिकेशन कह सकते हो, लेकिन पीआर को आप वन वे कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हो। तो ए बी सी गलत है। डी एकदम सही लिखा हुआ है कि पीआर स्टेब्लिशेस डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ टारगेट ऑडियंस। तो नो का जो है डी आंसर होगा। पीआर पेशेवर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक है? प्रभावी संचार, सोशल मीडिया की जानकारी, घटना प्रबंधन, ये सभी 10वें का डी। ये भी काफ़ी मतलब फ्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे आप? देखिए, ये पूछ रहा है कि ये किसके उदाहरण हैं। एडवर्टाइजमेंट के हैं, मतलब जो पब्लिसिटी के हैं, एडवर्टाइजमेंट के हैं, पब्लिक रिलेशन के हैं, किसके हैं, ठीक है। तो देखिए, हाउस जनरल क्या होता है? हाउस जनरल क्या होता है, ठीक है, हाउस जो जनरल होता है वो, अभी देखिए पीआर कितने तरह के होते हैं? पीआर होते हैं 2 तरह के, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, ठीक है। तो हाउस जनरल तो इंटरनल हो गया ना। हाउस जनरल मतलब कंपनी अपने जो बड़ी कंपनियां होती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने जो सब कंपनीज़ हैं, पूरे जो एम्पायर है उसके लिए हाउस जनरल निकालती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ही सूचित करने के लिए, देखो हम ये कर रहे हैं, आपके लिए हम ये कर रहे हैं, आपके लिए इस तरह की सुविधाएं हैं, ठीक है। तो कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ में जो संवाद करती है, पीआर का काम करती है, तो हाउस जनरल उसका पार्ट है। तो हाउस जनरल जब लिखा हुआ आया तो प्रचार ए कट हो गया, बी विज्ञापन कट हो गया, सी जनसंपर्क अभी तक सही हो गया। नेक्स्ट हमने पूछा देखा कि बुकलेट्स तो भैया दोनों में हो सकती है, नहीं समझ में आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए होती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रचार के लिए नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो है विज्ञापन के लिए नहीं होती, ठीक है। और जनसंपर्क किया जा सकता है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जनसंपर्क करने का तरीका है, ठीक है। एग्जीबिशंस जो होते हैं वो केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जीबिशन मतलब कोई बहुत सी कंपनियां आई है, अपने उत्पाद दिखा रही है, ठीक है, अपने काम के बारे में बता रही है। तो एग्जीबिशंस जो होते हैं वो एक तरीके से आपके पीआर भी करती है, एडवर्टाइजमेंट भी करती है, ठीक है। तो ये एग्जीबिशन तो एक तरीके से न्यूट्रल वर्ड हो गया हमारे लिए, लेकिन जो मोस्टली जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, जिस और जो पलड़ा भारी हो रहा है वो हो रहा है जनसंपर्क का। तो 11वां जो क्वेश्चन है मेरे वाले में इसमें, वो है उसका आंसर सी जनसंपर्क, ठीक है। 12वां क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क के लिए सही है? कौन सा जनसंपर्क के लिए सही है? डेफिनेटली ये रेगुलर भी चलता है, जनता के साथ संबंध बनाता है, ये भी फ्री के नंबर है। 12वां क्वेश्चन भी
डी हो जाएगा, सारे सही हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क के दायरे में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है पूछा है। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी फोकस करते हैं जनसंपर्क करते समय। ठीक है, कस्टमर्स के लिए करते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए करते हैं, एम्प्लॉइज़ के लिए करते हैं। ठीक है, तो नहीं है तो ए हो गया इसका आंसर। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा जो कथन है सही है। विज्ञापन मुफ्त किया जाता है, नहीं जी। विज्ञापन जनता को उत्पाद खरीदने के लिए राजी करता है, बिल्कुल करता है। विज्ञापन के प्रयोजक और स्रोत का पता नहीं चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है, बिल्कुल उसका अगर ब्रांड का नाम नहीं होगा, कंपनी का नाम नहीं होगा, और डेफिनेटली बहुत से जो बड़े विज्ञापन और उसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, पता सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो सी भी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी सही है। विज्ञापन हमेशा प्रकृति में ऑडियो विजुअल होते हैं, बताइए ऐसा होता है। अरे रहने दो भैया, तुम कितना गलत बनाते हो भैया पेपर, थोड़ा सा बढ़िया बनाते, हम इतना पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो 14 का जो है वो बी आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर मीडियम ऑफ, एडवर्टाइजिंग के लिए रेगुलर मीडियम नहीं है। ठीक है, जो तो किताबें रेगुलर होती है, तो बहुत सी किताब, मैक्सिमम किताबें ऐसी होती है जिसमें किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। बहुत कम किताबों में, बहुत ही रेयर केस में जो है होता है, जैसे कि जो बड़े पब्लिकेशंस होते हैं जैसे कि आर्यंत वगैरह है। ठीक है, ये जो बड़े पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं तो इनमें एडवर्टाइजमेंट होता है अपनी ही बुक्स के बारे में लेकर। ठीक है, तो बुक्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। न्यूज़पेपर, मैगजीन तो है ही है, बिलबोर्ड्स हैं, होर्डिंग है, वेबसाइट्स हैं, ये डेली रूटीन, मतलब डेली आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट दिखता है और अपडेटेड जो नया एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो दिखता है। ठीक है, तो नियमित करके पूछा है, रेगुलर मीडियम पूछा है, रेगुलर मीडियम बुक्स नहीं हो सकती। 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क का कार्य है, कौन सा जनसंपर्क का कार्य है। प्रतिष्ठा का प्रबंधन करना, संकट का प्रबंधन करना, छवि का प्रबंधन करना, संसाधन का प्रबंधन करना। अरे ये तो सारे सही है, 16 में तो सारे के सारे सही हो गए। ठीक है, तो देखिए छवि जो शब्द है, छवि, प्रतिष्ठा, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो प्रतिष्ठा छवि से बड़ा शब्द है। ठीक है, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन को बड़ा मानोगे कि इमेज को बड़ा मानोगे, तो मेरे ख्याल से छवि से बड़ा शब्द निकलता है रेपुटेशन। ठीक है, संकट प्रबंधन जरूरी नहीं है कि हर संस्थान में किया जाता हो। ठीक है, बहुत सी संस्थानों में पीआर करना होता है लेकिन उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। हर संस्थान में क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रेपुटेशन मैनेजमेंट जरूर होता है। ठीक है, इमेज मैनेजमेंट जरूर होता है। तो ए सही, ए और सी में से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और डी को भी देख लें तो संसाधन होता है कुछ जगह पे, कुछ जगह नहीं होता है। लेकिन जब आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक चूज़ करना है, तो ए और सी में से जिसने लगा के आए हैं वो लोग, उनका सही है। अब मुझसे पूछेंगे कि ए और सी में से कौन सा सही है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें ए सही होगा। ठीक है, 16 का मैं ए मानकर चलूँगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बाहरी जनता के लिए एक्सटर्नल जनसंपर्क कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल पीआर कर रहा है। ठीक है, तो पत्र, हाउस जर्नल, ईमेल। ठीक है, लेटर्स हम मोस्टली अपने, और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो आपस में लेटर्स, ईमेल, हाउस जर्नल उसी के अंदर का है। प्रेस विज्ञप्ति डेफिनेटली बाहर का है, 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लॉन्च करने के लिए जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पब्लिक रिलेशंस कैंपेन फॉर लॉन्च फॉर ए प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं है पूछा है। ठीक है, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन कैंपेन। ठीक है, जो जनसंपर्क अभियान होता है उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है ये पूछा है। उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है, लक्षित दर्शकों तक पहुंचना होता है, प्रतिद्वंद्वी जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनके उत्पाद को नीचा दिखाना कि देखो ये वाला तो सर्फ घटिया है, मेरा वाला बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है। और ये इलीगल भी है इंडिया के अंदर। ठीक है, आप कंपैरिजन कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली उसका नाम लेके नहीं कर सकते हो। ठीक है, निर्माता की प्रतिष्ठा में सुधार, ये भी सही है, तो 18 का हो गया सी। ठीक है, 19
19 में देखिए, 19 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मैंने आपको बताया था कि प्रोपेगेंडा एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोपेगेंडा राइटिंग क्या होगी कि जब मैं लिख रहा हूँ, किसी तरह का कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहा हूँ, किसी भी तरह का मैसेज जो है टाइप कर रहा हूँ, किसी तरह की पोस्ट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉग लिख रहा हूँ, कुछ भी जो मैं लिख रहा हूँ, जब मैं ये सोचकर लिखता हूँ, जब मैं ये सोचकर वीडियो बनाता हूँ, जब मैं ये सोचकर कुछ भी करता हूँ जो मास को कम्युनिकेट करने वाली कोई भी एक्टिविटी करता हूँ ऐसी, और ये सोचते हुए करता हूँ कि इसको पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला क्या सोचेगा। पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला इसको देखकर, सुनकर, पढ़कर क्या सोचेगा, ये मैं पहले से सोचता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ और थोड़ा सा अनएथिकल वे में लिखता हूँ। दैट इज़ प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा होता है। तो जनमत की राय को नियंत्रित करना इसका डेफिनेटली ए पार्ट है। तथ्यों और सच्चाई पर निर्भर करता है। तथ्यों और सच्चाई पर निर्भर करता तो बात ही क्या थी, ठीक है। अब जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिविटी अगर आपने पढ़ी पत्रकारिता में क्या होती है, तो ऑब्जेक्टिविटी होने का या ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म होने का मतलब ये है, तथ्यपरक पत्रकारिता होने का मतलब ये होता है कि आप जो लोगों को है तथ्यों का प्रस्तुतिकरण कीजिए, तथ्यों को रखिए, ताकि जो देखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला है वो खुद अपने माइंड सेट से तय कर सके कि ये कितना सही है, कितना गलत है। अगर आपने खुद से ही पहले बता दी कि ये तो गलत होता है, ये सही होता है, इसलिए सही होता है, उसलिए गलत होता है, तो आपने अपना ओपिनियन उसके अंदर डाल दिया है। आप तथ्यपरक चीज़ें कीजिए, आप तथ्यों को डालिए कि ये इस तरीके से हुआ, घोटाला इस तरीके से हुआ, वहाँ से इतनी चीज़ें हुई, यहाँ से ये हुआ, जो भी चीज़ें हैं आप डाटा दीजिए, ठीक है। डेटा अगर आप दोगे तो जो पढ़ने वाला है, देखने वाला, वो खुद से समझ सकेगा कि अच्छा ये है, यार ये बात तो गलत है, तो वो खुद से समझ सकता है, ठीक है। लेकिन आप पहले से जस्टिफाई करके बताएं कि नहीं ये तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऐसे होता था, उस गवर्नमेंट में ये हुआ था, तो अब आप कैसे गलत कह दोगे, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज है तो वो प्रोपेगेंडा हो गया, ठीक है। तो ए और सी को मिलाकर डी ऑप्शन बनाया गया है, इसलिए जो है डी आपका सही है, क्योंकि ये हेर फेर भी करता है जानकारी की, ठीक है। अनएथिकल वर्क होता है, ठीक है, असत्य जानकारी का उपयोग कर सकता है। तो 19 का होगा डी। अब आप 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि संकट के समय में जनसंपर्क क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जनता का ध्यान भटका देता है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ए जनता का ध्यान तो नहीं भटकाता है, बी सही हो सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है, सही हो सकता है। सी में विज्ञापन की तुलना, अरे भाई विज्ञापन की बात ही मत करो ना, छोड़ो। तो ए और सी गलत हो गया। बी ठीक बात है, लेकिन डी इट हेल्प्स टू रिस्टोर गुडविल। तो गुडविल तो वैसे रिस्टोर में अगर बात करूं तो संकट के समय में भी ऐसी क्रियाएं होती है, ठीक है, और कॉरपोरेट का संचार भी होता है। तो बात बी और डी में थोड़ी सी फंस रही है, ठीक है। तो 20 का बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि डी के अंदर बी अपने आप में मुझे लगता है कि इंक्लूडेड है, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा, संचार में सुधार होगा, तभी तो सद्भावना बहाल होगी, ठीक है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग लगा के अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो 20 का डी आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 20 का डी आंसर आपको कहूँगा। 21 नंबर आंसर है, इसका है पब्लिक रिलेशन एंड एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। तो ये आपका हो गया बी, 21 का बी हो गया। 22 का सुजस मैगजीन का पूछा है, फ्री के नंबर दिए, लेने हैं भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संकट संचार की आवश्यकता है, संकट संचार की आवश्यकता है, संकट संचार की आवश्यकता है किस परिस्थिति में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत सा ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि क्राइसिस कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं, कम्युनिकेशन इन क्राइसिस इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही होता। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में क्राइसिस कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदा में भी होती है, तेल रिसाव में, ठीक है। अब देखिए जो क्राइसिस होता है ना, वो एक होता है हार्ड क्राइसिस, एक होता है सॉफ्ट क्राइसिस, ठीक है। हार्ड क्राइसिस इन द सेंस कि फिजिकली जो क्राइसिस हो रहा है, फिजिकली अगर किसी तरह का आपको नुकसान हो रहा है, किसी कंपनी के अंदर बात करें
तो दो तरह की क्राइसिस हो सकते हैं कि कंपनी को नेचुरल डिजास्टर से या तेल रिसाव हो जाने से, ठीक है, जो है आपको नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली वो भी आपके लिए संकट है, आपके लिए क्राइसिस है। और ये भी आपके लिए संकट है कि कोई ख़राब प्रोडक्ट जो है, या फिर आपके लिए जो है कोई, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में मिस्टेक चली गई है तो कंपनी उसे वापस लेती है, ठीक है। अनसेफ प्रोडक्ट है तो उसको रिकॉल करवाना पड़ता है, वापस बुलाना पड़ता है और पैसे भरने होते हैं। तो ये भी एक संकट की स्थिति है, ठीक है। और उसमें पीआर भी करना होता है कि देखिए कंपनी आपके हित के बारे में सोच रही है, कंपनी आपका नुकसान नहीं चाहती है, आप अपने इतने पैसे वापस लेके जा सकते हैं, या इतने टाइम के बाद गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो तीनों ही पॉइंट है वो सही हो सकते हैं, क्योंकि डी में चारों पॉइंट को लेते हुए एक आपके लिए ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो 23 का मैं डी आंसर आपको कहूँगा कि ये 23 का डी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन? जनसंपर्क के लाभ। जनसंपर्क पे तो बहुत क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। कोई जनसंपर्क की बहुत ही गहरी टर्मिनोलॉजीज आपसे यहाँ तक तो पूछी ही नहीं गई है, ठीक है। लॉबिंग वगैरह पूछा है जो कि पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक और फ्री के नंबर यहाँ पर आपको लेने हैं, ठीक है। तो 24 का होगा, उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रसार और विचारवान नेतृत्व के साथ विश्वास बनाएं, ठीक है। तो ए और बी को मिला के सी बनाया है, इसलिए 24 का सी होगा। 25 का होगा, अब देखिए वो 25 में आपको बता रहा था कि देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन ये दे दिया है कि ये दिल्ली होता है, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कुछ मान लीजिए सरकारी संस्थान जो होती है, या फिर हम बात करें कि जब कोरोना काल चल रहा था तो दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि दिल्ली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर मामले में होता है, ठीक है। और दिल्ली होने का मतलब ये नहीं है कि अब 365 डेज होगी, ठीक है। उस समय 365 डेज नहीं चली थी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे चलाया गया था। बाकी आप यही कंसिडर करके चलोगे कि दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, क्योंकि बाकी ऑप्शन भी है जिसमें से आपको एलिमिनेट करना है। तो आप ए सही नहीं मान सकते हैं पहले ही, ठीक है। तो बी आपको देखना पड़ेगा, सी भी आपको देखना पड़ेगा, डी भी देख लेते हैं। बी में लिखा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, आयोजित होती है, उसमें एक प्रेस विज्ञप्ति में सभी जानकारी दी जा सकती है, ठीक है। प्रेस, अच्छा ये पूछ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी चाहिए जब एक प्रेस विज्ञप्ति में सभी जानकारी दी जा सकती है। भाई प्रेस विज्ञप्ति में जब सारी जानकारी दी जा सकती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्यों, मुझे ये बताइए, ठीक है। तो पहली तो बात ये है, तो बी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, सी ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तब करते हैं जब इस तरह का माहौल बन रहा होता है, लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कोई इस तरह का, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी संस्थान के बारे में अगर कुछ पूछा जा रहा है, अगर वो प्रोमिनेंट इंसान के बारे में कुछ पूछा जा रहा है कि जवाब दीजिए कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय ये भी हो सकता है कि वो लिख कर बता दे, ये भी हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बता दे, ठीक है। अभी 2 दिन पहले का मैं आपको एक मामला बताता हूँ छोटा सा। वो ये था कि जब अमेरिका की शायद को सांसद वगैरह जो पीओके के क्षेत्र में आई, तो जो डिपार्टमेंट है, विदेश मंत्रालय है अमेरिका का, तो उसने लिखित में बयान जारी किया कि ये जो पीओके में आ रहे हैं इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है ऐसा छिपा हुआ, ठीक है। पूछा नहीं किसी ने, पहले ही जारी कर दिया ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए कि क्यों आए हैं यहाँ पे, पीओके में ही क्यों आए हैं, यहीं घूमने की जगह मिली क्या इनको, आए हैं तो कोई मकसद होगा। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं, कोई मकसद नहीं है, सच में ऐसे ही घूमने के लिए आए, उनका मन है, वो अपनी इच्छा से आए, उनकी अपनी पॉलिसी है, हम अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, डिप्लोमेटिक कोई चाल उसके अंदर नहीं है, इस तरह का वो मैसेज था, ठीक है। तो किसी गलत फहमी को दूर करने के लिए प्रेस रिलीज भी की जा सकती है, गलत फहमी को दूर करने के लिए प्रश्न खड़े होने पर, प्रश्न होने की संभावना होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। तो सी तो दोनों ही मामलों में सही है, ठीक है। अब ये डी में ये कह दिया है कि यह एक दैनिक कार्य है
और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी चाहिए जब एक प्रेस विज्ञप्ति में सभी जानकारी दी जा सकती है। बहुत गहरे तरीके से फंसा दिया है, ठीक है। लेकिन अब इसका आंसर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी कंपनी डेली नहीं करती है, आपको इसे कंपनी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो डेली नहीं होती है तो ए और डी आपको हटा देना है, ठीक है। और बी की जैसे मैंने बताया कि जब प्रेस विज्ञप्ति में सारी चीज़ें जारी है तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही क्यों, ठीक है। और सी इसलिए क्योंकि सी के लिए आप प्रेस रिलीज़ भी कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी मतलब एलिमिनेशन मेथड के बाद ही आप 25 का जो है सी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने पर ही, ठीक है। और किसी ने लगा दिया है कि यार मेरे को यही सही लग रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप APRO बनने के लिए अग्रसर हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर जो क्वेश्चन है पार्ट बी में अब आ गए हैं, जो संधि समास वाली क्वेश्चन है, तो वो क्या है, उसका सही आंसर क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि 26 नंबर क्वेश्चन में तो देखिए, एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी जो संधि होती है ना, संधि दो शब्दों का ही एक मेल है, ठीक है। दो कोई अक्षरों का मेल नहीं है कि एक इधर शब्द है इधर कोई अक्षर आ गया है, एक कैरेक्टर ही है, नहीं। दो शब्द होंगे और दोनों शब्दों का कोई आपस में एक तरीके से इंडिपेंडेंट जो मीनिंग होता है, ठीक है, तो वो होगा, ठीक है। इस शब्द का अपना एक मीनिंग है, इस शब्द का एक अपना मीनिंग है। ये दोनों जब शब्द मिल जाते हैं तो एक नया मीनिंग बना देते हैं, ठीक है, या उस शब्द में कोई बात को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी संधि। तो इसलिए जब आपको संधि दिखाई जाए तब आपको ये देखना होगा कि जहाँ पर भी इसके दो भाग किए जा रहे हैं क्या आपस में उस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 26 में एक टफ क्वेश्चन है, डेफिनेटली टफ क्वेश्चन है। जो इंग्लिश बैकग्राउंड है, इंग्लिश बैकग्राउंड के, तो उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ए जो है उसके अंदर दिया हुआ है उन प्लस मात, तो ये उन नहीं होता, ये उत होता है, उत मात, ठीक है, ये आपका ये है। बी में दिया हुआ है, अच्छा ये था व्यायाम का, ठीक है, व्यायाम का जो होता है वो वी प्लस आयाम होता है, एक डायमेंशन वी आयाम, नए नए आयाम, ठीक है, कभी किसी आयाम में कभी किसी डायमेंशन में होना, ठीक है। तो वो उस तरीके से एक मीनिंग बन के आता है। वी शब्द का आपस में एक पीछे आने का भी होता है, जैसे कि निवेश, वी निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना, वैसे वी शब्द का पुनर्वापस, पुनर जो होता है, ठीक है, तो वो मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। तो व्यायाम हो गया, सन सार हो गया, तो ये सन नहीं होता, ये शम प्लस सार होता है, ठीक है। डी में हो गया निर्गुण, निर्गुण हम कहते हैं, तो वो आपको लगा होगा कि अरे ये तो ये जो हलंत होता है वो आपको पता होगा कि रै बन जाता है ना, इतना तो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा भाई, मैंने तो पढ़ा था, थोड़ा सा याद है मुझे, ठीक है। तो ये जो है आपके सही हैं, सारे के सारे लिखे हुए यहाँ पर, और जो गलत लिखे हुआ है इसमें आपके ऑप्शन में बी सी डी गलत लिखा हुआ था। बी के अंदर व्यायाम जो है वी प्लस आयाम सही लिखा हुआ था, जो कि पहली नज़र में ऐसा नहीं लगता है कि ये सही होगा, लेकिन वास्तविकता में यही सही था। बाकी ए बी सी सही, बी सी डी हो सकता है किसी को सारे सही लग रहे हो, यही गलत लग रहा हो, ठीक है, अरे यार ये तो नहीं लिखना भूल गया है, ठीक है, ये एग्जामिनर पर ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। खैर 26 का होगा बी। 27 में चलते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? देखिए चतुर्मास क्या होता है, ठीक है, 4 महीने जो होते हैं ना, कि देव सोते हैं फिर 4 महीने बाद उठते हैं, ठीक है, तो वो चतुर्मास हम कहते हैं। ये चतुर्मास का बरसात के महीने से कोई सीधा संबंध है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी त्रिवेदी सही है, ठीक है, कि 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, जिसकी इच्छा की गई हो, मतलब इच्छा है, ठीक है, ये मेरी इच्छा का है, ये परिहार्य है, या इसे इच्छा का नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का मीनिंग है, तो अपरिहार्य है, ठीक है। तो ये है शाक्त, मतलब कि शक्ति का उपासक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। 27 में ए गलत लिखा हुआ था भैया, ए वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, मतलब कि
आपका आंसर के हिसाब से सही है। चतुर्मास जो होता है, देव सोते हैं फिर 4 महीने बाद उठते हैं, देव उठनी ग्यारस होती है, ठीक है ना, हमारे राजस्थान में देव उठनी ग्यारस, ठीक है, तो वो वाला है ये चतुर्मास। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से, अनेकार्थक जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ लगाए जा सकते हैं, ठीक है, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही जो है ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, सही नहीं है, अनुपयुक्त पूछा गया है दृष्टि से, एक विकल्प अनुपयुक्त है, मतलब 3 सही है। 28 वाले क्वेश्चन में 3 सही है, एक गलत होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो चपल चंचल पारा जीप, ठीक है, चपल चंचल पारा जीप, जीप भी चंचल होती है, ठीक है, पारा भी अस्थिर टाइप का होता है, चंचल कह सकते हैं, सही है, हो सकता है। चक्र मतलब पहिया, वृत्ति गहरा, बी भी सही है, ए और बी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। खग मतलब पक्षी, पता है। गंधर्व से इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है। गंधर्व मतलब तो आपने एक तो बंदर की जो प्रजाति आप कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, ठीक है। सूर्य भी, सूर्य का गंधर्व से, गंधर्व तो एक विवाह हुआ करता था, ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग में आ रहा है। चलो फिर डी में चलते हैं। चपला मतलब लक्ष्मी, बिजली स्त्री, बिजली स्त्री, ठीक है, बिजली एक नाम हो सकता है, स्त्री का नाम हो सकता है, लक्ष्मी है ही है, चपला मतलब लक्ष्मी, तो डी भी सही है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी वाला भैया नहीं जच रहा अपने को। तो खग मतलब पक्षी समझ में आ रहा है, गंधर्व सूर्य क्यों लिख दिया है, कोई रिलेशन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं अगर होता तो मैं 28वें आंसर का सी करके आता, ठीक है, बात यह है। अब बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, हो सकता है कि मुझे इसमें ज़्यादा पता नहीं हो, मेरे हिसाब से 28 का जो होगा वो सी होगा, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैंने आपके आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 28 का 90% यही है कि सी होगा, ठीक है, इतनी टेंशन मत लो कि अरे बता ही नहीं रहे हो। शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो आप अगर मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दो, ठीक है, या मैं आपके कमेंट का, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दूं, तो आप शौक थोड़ी मनाओगे, आपको खेद प्रकट होगा, मतलब खेद वाली बात हो जाएगी कि यार क्या यार जवाब ही नहीं आया, दुखी हो जाओगे कि यार जवाब ही नहीं आया। शोक मतलब तो एक बहुत गहरा दुख होता है। शोक मतलब आप समझते हैं ना कि शोक हो जाता है घर में किसी के, ठीक है, तो वो किसी के गुजर जाने से जो है शोक हो जाता है, वो वाला शोक तो वैसे होता है। तो किसी के पत्रों का उत्तर नहीं देना शोक कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं कि अशुद्धि किसी वाक्य में है या नहीं है, किसी शब्द में है या नहीं है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो वर्तनी संबंधी तो इसमें कोई गलती नहीं है 29 में, बस जो ये शब्द जिस तरीके से प्रयुक्त होना चाहिए था वो दुख है कि खेद है कि इस तरह से होना चाहिए था। तो 29 का ए जो है इसमें गलती है, ए नहीं होना चाहिए था, शोक है ये नहीं लिखा जाना चाहिए था। तो कर्मधारय जो आपका समास होता है, ये जैसे कि ये होता है ना आपके श्याम सुंदर हो गया, श्याम जैसा सुंदर हो गया, ठीक है। तो राजगृह राजा जैसा घर हो गया, ठीक है। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, ठीक है, ये भी हो गया। तो विश्लेषण एक तरीके से बता रहा है किसी का, ठीक है। सत सही, सत मतलब 7, सही मतलब 100, 700, इससे ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो बी, ए बी सी से डिफरेंट है डी, ठीक है। तो 30 का होगा डी। 31 में देखिए, अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर आते हैं, ठीक है। विच ये पूछा, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, एरर किसके अंदर है। विथ ए टोटल ऑफ 25 मैचेस द T20 वर्ल्ड कप विल कॉम्पोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, मिलाकर जो है 2 राउंड हो गए। तो ये अर्थ तो निकल जा रहा है, लेकिन जो शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। कॉम्पोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, ऐसा आपने कभी इंग्लिश अखबार में पढ़ा है क्रिकेट के बारे में जानकारी में? नहीं पढ़ा ना, ठीक है, कि हेल्ड होंगे 2 मैचेस, हेल्ड होके जो 2 मैचेस का राउंड होगा, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक। कॉम्पोजिशन हो गए 2, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन वर्ड जो है यहाँ पर गलत यूज हुआ है, नहीं यूज होना चाहिए था, ठीक है। विल कॉम्पोजिशन, विथ ए टोटल ऑफ 25 मैचेस द T20 वर्ल्ड कप विल,
विल भी हो सकता है, होंगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन वर्ड जो है गलत यूज हुआ है। 31 का सी होगा आपका। 32 में देखिए कि रेस्टोरेंट में जिस तरीके से वेटर होता है, कार के लिए ड्राइवर होता है, स्कूल के लिए टीचर होता है, बुक का जो है ऑथर होता है, एक्टिंग का एक्टर होता है। तो 32 का मैं डी कर दूं तो सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी आप लगा सकते हैं। देखिए वेटर का काम क्या है, एक सर्विस है। ड्राइवर का काम क्या है, एक सर्विस है। टीचर का काम क्या है, एक सर्विस है। ऑथर का काम क्या है, ऑथर का काम क्या है, एक सर्विस है या किसी प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। एक्टर का काम क्या है, प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस है, दोनों हो सकता है। तो सर्विस या फिर मतलब सेवा और वस्तु के हिसाब से देख रहे हैं तो भी डबल इसमें निकल के आ रहा है, ठीक है। रेस्टोरेंट में वेटर होता है, कार में ड्राइवर होता है, स्कूल में टीचर होता है, बुक का ऑथर होता है, एक्टिंग एक्टर। ये वाला जो है मेरे ख्याल से 32 का डी होना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए 32 का डी, ठीक है। और 33 वाला मैंने देख लिया था, ये डेक्रेपिट वाली जो होती है ना गाड़ी होती है, डेक्रेपिट आर्म कार्स जो होती है, ठीक है। तो 33 का तो सी ही है, ठीक है। 34 में जो स्पेलिंग सही पूछी है, रेनेसांस जो होता है, रेनेसा पुनर्जागरण वाली जो बात है, ठीक है। तो रेनेसा हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। तो ये 34 की जो स्पेलिंग है सी वाली सही है। लेजीट्यूड, लेजी मतलब आलसी, ट्यूट एक तरह की उसकी प्रवृत्ति, लेजीट्यूड, लेजीट्यूड, ठीक है। तो लेजीट्यूड में डेलीकेसी का मतलब होता है कि हम्बल, जिस हम्बल तरीके से कुछ कर। डिप्रेशन और आलस का मेल है कि एक होता है आपको आलस आना, अरे यार आज काम नहीं कर पाएंगे, ये, ठीक है। वो डिप्रेशन कैसे कह सकते हैं, ये वर्ड तो थोड़ा सा दूर जा रहा है। स्टेगनेशन से तो मतलब ही नहीं, स्थिरता है, ठीक है। तो स्लगिशनेस जो है ये हो सकता है क्योंकि इसका मीनिंग इसी तरह का होता है, ठीक है। तो 35 का जो है वो आपका डी होगा, 35 का होगा डी। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू प्रोसेस। अच्छा, इसमें करना है आपको ट्रांसलेशन, तो इसका मैंने लगाया हुआ है 36 का सी है, 37 का जो है बी है, 37 का बी है, 38 का ए है, 38 का ए है, 39 का देखो बी और सी एकदम सही, एकदम बराबर में लिखा हुआ है, लेकिन आउटरीच का अर्थ कार्यक्रम नहीं हो सकता है, ठीक है। आउटरीच मतलब आउटरीच ही होता है। तो आउटरीच मतलब आप रीच करते हो, एक तरीके रीचिंग होती है, ठीक है। तो विशेष सार्वजनिक आउटरीच, यही शब्द लिखा जाना हिंदी में ठीक रहेगा। ये एक तरीके से आपको इस तरह का ट्रांसलेशन दिया है कि आपको इसी तरह का ट्रांसलेशन मान लो करना पड़े, ठीक। इसी तरह के कई बार शब्दों का लिखना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आउटरीच का ज़बरदस्ती कार्यक्रम ट्रांसलेट कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों का ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एक जैसा तो लिख दिया है पहले, ठीक है, कार्यक्रम नाम लिख दिया है, तो किसी का गलत हो गया तो दुखी मत होना कि, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का गलत हुआ होगा, ठीक है। तो 39 में बी ही आंसर होगा, सी नहीं होगा। 40 में हैंडलिंग द सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ द ब्रांड, संभालना क्या ब्रांड की सोशल मीडिया की उपस्थिति को, ठीक है। तो 40 का हो गया, ए हो गया आपका, ठीक है, 40 का ए होगा। फिर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो 41 का सी है, 42 का जो है आपका वो होगा, देखिए इसमें क्या होता है, पब्लिक रिलेशंस ही होता है, ठीक है, हमेशा वर्ड पब्लिक रिलेशन वर्ड कभी नहीं होता, क्योंकि जो संबंध होते हैं ना, अब मान लो कि किसी वस्तु के साथ में एक संबंध होता है, ठीक है, कि इसका मेरा क्या संबंध है, इस, ठीक है, तो ये इसके साथ एक संबंध हो सकता है, किसी वस्तु के साथ आपका एक संबंध हो सकता है, ठीक है, या दो वस्तुओं के बीच में हो सकता है एक संबंध भी हो या कई तरह के संबंध हो। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, जो आपस में मानव जो लोग हैं, ठीक है, हम सभी जो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो संबंध होता है वो एक तरीके से बहुवचन में आप मान के चलोगे। हम एक रिलेशन नहीं रखते हैं, आपका और मेरा एक रिलेशन नहीं है, आपके और मेरे कई रिलेशंस हैं, आपके मेरे रिलेशंस हैं, ठीक है।
आपका आपकी पत्नी के साथ में जो है एक तरीके से कई तरह के संबंध हैं, आपके माता पिता के साथ में कई तरह के संबंध, एक संबंध नहीं है, ठीक है। एक ही संबंध नहीं है कि आप उनके बेटा या बेटी हो, आपके और आपके माता पिता के बीच में कई तरह के संबंध होते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमारे जो संबंध है अगर हम देखें समाज के हिसाब से तो सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स में अगर आप किसी भी नज़रिए से देखें तो एक संबंध नहीं निकल के आता है कि एक ही रिलेशन है, हमारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। जो पब्लिक रिलेशन जो है वो रिलेशंस होता है, रिलेशन नहीं होता, ठीक है। एक संबंध मतलब एक ही प्रक्रिया नहीं है, एक ही चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, कई तरह के रिलेशंस होते हैं, ठीक है, पब्लिक के साथ में किसी भी कंपनी के भी, ठीक है, क्योंकि सब लोग क्या हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। अब ये तो बात ठीक है, रिलेशंस इसी में सभी में लिखा हुआ है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि भाई रिलेशंस लिखा हुआ है तो आर लगा दें तो बी वाला सही हो जाएगा। तो मान लो ऐसा होता कि कंपनी ए एंड बीज पब्लिक रिलेशंस आर, ठीक है, तो कंपनी ए एंड बीज पब्लिक रिलेशंस आर गुड या नॉट गुड इस तरीके से लिखा जाता, तो ए एंड बी की बात हो रही है ना, तो तब होगा वो आर, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन इज जो है सही इसका मेरे ख्याल से होना चाहिए। 42 का जो आंसर है वो ए होना चाहिए, ठीक है। जिनका ए आंसर है इसमें भी बहुत बहुत बधाई कि आप APRO की ओर अग्रसर हैं। जनसंपर्क का उद्देश्य ग्राहकों के लिए मुफ्त में कवरेज बनाना या प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा 43 का ए सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 44 का डी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में ए सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 46 में आते हैं, ठीक है। 46 अच्छा ये अब योजनाओं पर बात आ गई है। इसमें एक चीज़ देखिए कि जो योजनाओं के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, बजट में जिसकी बात की गई थी हाल ही में जिसमें कोई चेंजेस हैं, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आए हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको नहीं भी पता है ना, नहीं पढ़ा कि ये मोक्ष कलश योजना क्या है, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बिना पढ़े इसको कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखो राजस्थान से हो या जानते हो इसके कल्चर को, तो अपने पता है ना क्या होता है कि जब कोई गुजर जाता है तो उसकी अस्थियां लेके हरिद्वार जाते हैं। केदारनाथ कभी कोई नहीं जाता, केदारनाथ के तो भैया पट्टी बंद रहते हैं आधे साल, तो ठीक है क्या जाएगा कोई बंदा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो वैसे ही गलत होगा, तो ठीक है, इसलिए वो हो नहीं सकता है, ठीक है। मोक्ष कलश योजना नाम है तो ए तो सही होना ही चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये भी नहीं लगता कि यार होना चाहिए, ठीक है। सी में देखिए निःशुल्क दाग, देखिए दाग संस्कार के लिए कोई भी योजना नहीं है, किसी भी स्टेट में मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन मोक्ष कलश योजना टाइप की योजनाएं होती है, क्योंकि वो एक दूरी के लिए हो जाता है ना कि उसमें थोड़ा सा हरिद्वार जाके आएंगे, ठीक है भैया, ऐसे ही गाँव में घूमने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है, हरिद्वार क्या कोई जाके आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और समाज में एक तरीके का मानक बना हुआ है कि हरिद्वार में जब तक अर्थी नहीं पहुंचेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उसे पूरा करना होता है। और अपने तो जो मृत्यु भोज है उसका भी काफ़ी दबदबा है कि करना ही पड़ेगा। छोटा सा बच्चा है, उसके पिताजी गुजर गए हैं, उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है आगे, उसको भी मृत्यु भोज करना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थितियां समाज में हैं, ठीक है। तो खैर हम अपने आंसर पे आते हैं। देखिए तो ए जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना भी चाहिए, अगर देखा हुआ होगा तो सही रहेगा, नहीं भी देखा हुआ होगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कोई भी जो है इसका आंसर ए कर सकता है, ठीक है, क्योंकि केदारनाथ वाला होगा नहीं। निःशुल्क दाग संस्कार प्रक्रिया के लिए नहीं लगता कि इस तरह की योजना हो सकती है। मोक्ष कलश योजना है तो कलश में अस्थियां लेकर हरिद्वार जाना, यही सीधा इसका मीनिंग निकल के आता है। तो 46 का ए ही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, तो 46 का ए ही होगा। 47 वाला जो क्वेश्चन है डेफिनेटली जो है बजट में कंसिडर किया गया था, अभी जो आपकी जो योजना है उसका जिक्र था पूरा अच्छे तरीके से। तो इसमें भी देखिए आप बहुत सिंपल कुछ पूछा गया है कि जो इसकी राशि है वो 6000 रुपये है, इतना ही पूछा गया है। इसमें डी भी पूछा जा सकता था कि कितने जिलों में ये लागू हुई है, तो 4 जिलों में ही ये लागू हुई थी, ठीक है, तो डी भी पूछा जा सकता था लेकिन नहीं पूछा है। 48 वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि मौलिक कर्तव्य किसके अंदर है, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के अंदर, ठीक है।
49 वाला भी बेसिक है, थोड़ा बहुत अगर आपने योजनाओं को पढ़ा है, एक बार ऐसे ही गो थ्रू भी किया है ना, मुमल वाली मैगजीन अगर आपने पढ़ी, सुजस वाली पढ़ी, ऐसे ही पढ़ा, मतलब रट्टा नहीं मारा योजनाओं पे कि इसकी राशि इतनी है, इसका वो है, तब भी आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ दे तो आराम से इसको कर सकते हैं। इतना बेसिक था, ठीक है। तो 49 का बी सही है, ठीक है। वैसे पढ़ने में तो एक बार लगता है कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ठीक है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मान लो इसमें अगर डी आंसर होता ना कि ए बी सी तीनों सही है, तीनों को सही माना जा सकता है, तो वो आंसर सही हो जाता, ठीक, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शिशु मृत्यु दर भी कम हो सकती है। क्योंकि अगर अनाथ बच्चा पैदा हो गया, मतलब पिताजी थे नहीं, जन्म के समय माताजी की डेथ हो गई, ठीक है, अब बच्चा अनाथ हो गया, तो उसके लिए योजना होनी चाहिए, तो उसके लिए योजना है, ठीक है। क्योंकि अगर शिशु मृत्यु दर आप तभी रोक पाओगे ना, जब अनाथ बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसका पालनहार कौन होगा, ठीक है। तो कोई पालनहार हो, उसको हम पैसे दे पाएँ, तो ये डेफिनेटली शिशु मृत्यु दर को भी कम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अनाथ बच्चे जो हैं उनको वित्तीय सहायता मिले, ठीक है, 500 रुपये महीना मिले पढ़ाई के लिए, 5 साल तक मिले, ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 50 वाला क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ था तो ही इसका सही हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, नहीं तो आप इसमें गलत करके आओगे, डी करके आ जाओगे कि यार राजस्थान बैक टू वर्क योजना का मतलब तो यही था ना कि पेंडेमिक में लोग घर आ रहे हैं तो उनको रोज़गार दें, तो बेरोजगारों होना चाहिए था, बेरोजगारों तो लिखा हुआ ही नहीं है, डी ठोकूंगा इसके अंदर, गलत। इसका जो सही आंसर है बी है, महिलाओं के लिए योजना जो है लास्ट जो ईयर है उसमें लॉकडाउन में जब हालत बहुत ख़राब हो गई थी, फर्स्ट फेज़ की ही बात है ये, ठीक है, उसके बाद ये योजना लाई गई थी, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। अगले जो 70 क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।